हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्लास चल रही थी, आज उसी के आगे पार्ट 2 है, भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भारत के राष्ट्रपति, लास्ट क्लास में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरा नहीं हो पाया था, उसी के आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ टॉप पॉइंट रह गए थे। ठीक है, उसको एग्जाम पॉइंट्स करके आप नोट डाउन करिएगा, हाईलाइट करिएगा। आइए चलते हैं क्लास में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ तत्व हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं क्लास में। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद चलते हैं, आइए अपने पॉइंट पे। भारत के राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां। ठीक, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण कुछ शक्तियां दी गई थी, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक है, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति। तो ये शक्तियां दी गई थी। आज कुछ बातें इसी में करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को, ठीक, आपातकालीन शक्तियां थी, ठीक है, सैन्य शक्तियां थी। और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के 2 के तहत, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 53 में कहा गया था कि भारत की संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, तो उसी तरह अनुच्छेद 53 के 2 में ये वर्णित है, अनुच्छेद 53 के 2 में ये वर्णित है या उल्लिखित किया गया है कि भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। ठीक, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। तो पहले तो वीटो एक लैटिन शब्द है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, जिसका मतलब होता है रोकना। ठीक, अब इसमें आपका 4 टाइप्स के वीटो होते हैं। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ वीटो, 4 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड होता है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। एंड नेक्स्ट है आपका निलंबन वीटो शक्ति, सस्पेंशन वीटो पावर। और एंड फोर्थ है जेवी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो। ठीक, फिर से सुन लीजिए, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक, अत्यंतिक वीटो शक्ति, विशेषित वीटो शक्ति और निलंबनकारी वीटो शक्ति और जेबी वीटो शक्ति। तो ये 4 प्रकार के वीटो हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है, आपके भारत के राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक और निलंबनकारी और जेबी वीटो का सम्मिश्रण शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लें, फिर चलते हैं। अत्यंतिक वीटो शक्ति आपका इंग्लैंड के क्राउन के पास है। इसमें क्या होता है? अत्यंतिक वीटो शक्ति, एब्सोल्यूट वीटो पावर आपका इंग्लैंड के क्राउन के पास है। इसमें संसद से पारित विधेयक को अनुमति न देना, ये अत्यंतिक वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका ये, ठीक, अनुमति न देना, ये आपका अत्यंतिक वीटो शक्ति के बारे में आता है। भारत के राष्ट्रपति के पास इस वीटो की शक्ति, और भारत के राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग वे केवल संसद द्वारा पारित गैर सरकारी विधेयक के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। गैर सरकारी विधेयक के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति न देना, वो अत्यंतिक वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है। और भारत के राष्ट्रपति के पास इस वीटो की शक्ति प्राप्त है। और भारत के राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग वो केवल गैर सरकारी विधेयक के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये आपका इंग्लैंड के क्राउन के पास भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विशेषित वीटो शक्ति। ठीक, विशेषित वीटो शक्ति ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, इसमें आपको भारत के राष्ट्रपति के पास इस वीटो शक्ति का प्रयोग शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका कोई मतलब। नेक्स्ट आता है आपका निलंबनकारी वीटो शक्ति, सस्पेंशन वीटो शक्ति। इसमें क्या है? सस्पेंशन, जब संसद द्वारा पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाता है, तो वो पुनर्विचार के लिए वो संसद को वापस लौटा देता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को संसद में, सिवाय धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों, केवल धन विधेयक को ये नहीं कर सकते, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और संसद में
इसके बाद संसद में इस पे क्या करके इसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके या बिना संशोधन के पुनः इसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। पुनः इसको राष्ट्रपति के पास पारित करके पुनः इसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो इस पर राष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति पर ये बाध्य हो जाते हैं, इस पर अनुमति को देने के लिए अनुमति नहीं रोकेंगे। फिर इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति अनुमति नहीं रोकेंगे। तो ये आपका निलंबनकारी वीटो हो गया। इसके बाद जेबी वीटो और निलंबनकारी वीटो आपका फ्रेंच के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, इसके बाद जेबी वीटो पॉकेट वीटो ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, इसमें इस वीटो शक्ति में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक को संसद को ना तो पुनर्विचार के लिए भेजता है, ना उसकी अनुमति देता है, अनुमति देते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए संसद में भेजते हैं। और वो किसी भी विधेयक को अपने पास रख लेते हैं। किसी भी विधेयक को वो ना तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, ना विधेयक को पारित करते हैं, और ना उसको इनकार करते हैं, मना करते हैं, और वो विधेयक को अपने डेस्क में, अपने टेबल में रख लेते हैं, जिसके कारण इसको जेबी वीटो कहा गया है। ठीक, इस वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम इस जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत इस जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। सैन्य न्यायालय से किसी अपराधी को दंड दिया गया हो तो उसके भी क्षमादान की शक्तियां उसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है कि क्षमा कर सकते हैं। ठीक, जो कि अनुच्छेद 72 में उल्लिखित है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जो कि अनुच्छेद 72 में उल्लिखित है। जो भी सैन्य न्यायालय से भी उसको किसी अपराधी को किसी अपराधी को सैन्य न्यायालय से भी दंड दिया गया हो तो उन्हें उसको क्षमा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, जो कि अनुच्छेद 72 में उल्लिखित है। और इसमें आपको राष्ट्रपति को क्षमा करने की 5 प्रकार की क्षमा करने की है। इसमें 5 प्रकार के क्षमादान की 5 प्रकार की ये आपकी प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक क्षमा, पार्डन, इसके बाद परिहार रेमिशन, इसके बाद विराम, रिस्पाइट, लघुकरण, कम्यूट, इसके बाद परिविलंबन, रिप्रीव। क्षमा में क्या है आपका? ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षमा, परिहार, विराम, लघुकरण और परिविलंबन। रेमिशन, रेस्पाइट, कम्यूट, ठीक, परिविलंबन एंड क्या कहते हैं, पार्डन। ठीक, ये 5 प्रकार के। इसके बाद बात कर लेते हैं क्षमा में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दिया गया जो दंड है वो पूरी तरह क्षमा कर देना। किसी भी दोषी व्यक्ति को, अपराधी को पूरी तरह से उसके दंड को क्षमा कर देना, ये इसमें आता है क्षमा में। इसके बाद परिहार के अंतर्गत आपका दंड की प्रकृति को बदले बिना, दंड की जो प्रकृति है, जो नेचर है वो उसको बदले बिना, ठीक है, उसके दंड की मात्रा को, समय को कम करना, ये परिहार में आता है। इसके बाद विराम, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। किसी विशेष कारण से जो दंड की मात्रा है, उसकी समय सीमा है, उसको कम करना, ये विराम में आ गया। लघुकरण के अंतर्गत दंड की कठोरता को कम करना, ठीक, ये लघुकरण में। और परिविलंबन में मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना, ये परिविलंबन है। मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना, ये परिविलंबन के अंतर्गत आता है। तो ये राष्ट्रपति की थी। इसके बाद एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद में दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 117 में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 267 में बताया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो भारत की आकस्मिक निधि है, भारत की आकस्मिक निधि पर
267 के अंतर्गत आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है और वो संसद की बिना स्वीकृति के भी इस निधि का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो कि अनुच्छेद 71 में उल्लिखित किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवाद या शंकाओं संसद सभी शंकाओं और विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद या शंकाओं या विवादों की जांच और निपटारा भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा जो कि अनुच्छेद 71 में उल्लिखित किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको चुनता है जिसका लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, इसके बाद राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद संघ राज्यों के राज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ये किए जाते हैं। इसके बाद एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। अभी एग्जाम 2021 में पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी और संघ के मंत्री। ठीक, तो ये अभी 2021 में पीसीएस में पूछा गया था। इसके बाद अब आपातकालीन शक्तियां, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट्स करके उसको हाईलाइट कीजिएगा। अनुच्छेद 352 में भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की शक्तियां प्राप्त हैं। उसके बाद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार 356 में है। इसके वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ 352 के तहत। अनुच्छेद 352 में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को ये मालूम पड़े कि भारत में या बाह्य आक्रमण युद्ध सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो जाने पर वो भारत में देश में या किसी राज्य के किसी भी देश के किसी भी राज्य में या भारत देश में या देश के किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत कर सकते हैं। ठीक, 352 के तहत कर सकते हैं। अब इसमें क्या था कि 44 में मेन पॉइंट ये था कि मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संसद की स्वीकृति के बिना वो करते थे राष्ट्रपति। ये मूल संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संसद की स्वीकृति के बिना 2 महीने तक लागू रहती थी और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक चाहे उसे लागू कर रख सकता था। ठीक, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दे। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये संशोधन कर ये जोड़े गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा गया, इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, बाह्य आक्रमण
या विद्रोह होने पर, इस प्रकार की आशंका होने पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ना कि केवल आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। ठीक, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती है। ठीक, ये जो घोषणा के आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपकी 1975 में की गई थी, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संशोधन कर ये किया गया है। ठीक, कि अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और या विद्रोह होने की आशंका पर ही राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने पर 1 महीने के भीतर संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत मतलब संसद में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले, संसद में उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके बाद साथ ही इसे लागू रखने के संबंध में प्रति 6 महीने बाद, साथ ही इसे लागू रखने के संबंध में प्रति 6 महीने पश्चात संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके बाद आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक में लोकसभा के 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य। राष्ट्रीय आपातकाल पर विचार हेतु परामर्श हेतु लोकसभा की बैठक में लोकसभा के 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य, 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य। ठीक, इसके बाद तथा लोकसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की अवधि में संविधान के अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर मूल अधिकार के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित या स्थगित किया जाता है। अनुच्छेद 20, जिसमें अनुच्छेद 20 में आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में, और अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इनको छोड़कर सभी मूल अधिकार आपके निलंबित या स्थगित किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार की गई है। ठीक, एक 1962 में जब भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। इसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था। इसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, थैंक यू।